गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम करेंगे आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसमें हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि 15 को हम 15 एक भाज्य संख्या है। अगर आप देखें तो ये 3 से भी भाग हो जाती है, 5 से भी भाग हो जाती है। तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 15, और 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं जो दोबारा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं होती। ये तो आप जानते ही होंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो अपने सिवा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं होती। लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी न किसी दूसरी संख्या से भी भाग होती हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो हम 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं। क्रम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ गुणनखंड 3 तथा 5 ही आएंगे। तो बच्चों, ये इस छोटे से उदाहरण से आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में तो जान ही गए होंगे। अर्थात अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। अर्थात एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना ध्यान दिए कि अभाज्य संख्याएं किस क्रम में आ रही हैं, एक अद्वितीय प्रकार के गुणनखंड से गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई भाज्य संख्या दी हुई है तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक विधि है, जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। उदाहरण, हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 को वही मानते हैं जो 3 गुना 5 गुना 7 को मानते हैं, अर्थात दोनों बराबर हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। व्यापक रूप में जब हमें एक भाज्य संख्या x दी हुई हो तो उसे हम x बराबर p1 p2 pn के रूप में गुणनखंडित करते हैं। आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं हैं ये। आगे चलते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, इसे हम आगे उदाहरण से समझेंगे। इसी तरह एलसीएम संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसे भी हम आगे एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बांटना है। इसके लिए हम सबसे पहले 140 को 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 0
फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 35 आ गया, ये 2 पे नहीं जाता। अब 3 से सोचिए, 35 3 से भी भाग नहीं होता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5। 5 से ये भाग हो जाता है, 5 सते 35, और फिर ये 7 से पूरा भाग हो जाएगा 1। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह आगे देखते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 को सबसे पहले हम चेक करेंगे, 2 से भाग किया जा सकता है, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। फिर से इसे 2 से भाग किया जा सकता है, 2 तियाँ 6, 2 नीम 18। अब ये 3 से भाग हो सकता है, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, लेकिन 13 सिर्फ 13 से ही भाग हो सकता है, 13 एकम 13। अतः हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। चलिए, इसी तरह से अब आप अगले कुछ उदाहरणों को अपने आप कर सकते हैं। 3825, 5005, 7429। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में हमें दी गई संख्याओं के HCF तथा LCM ज्ञात करने हैं तथा जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF है। अब यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं 26 और 91। सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और ये गया 13 पे। इसी तरह हम 91 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। 91 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 से भी नहीं जाता, और 5 के बाद ये भाग हो जाएगा 7 से। 7 एकम 7, बचा 2, उतारा 1, 7 तियाँ 21। यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, 91 के अभाज्य गुणन 7 गुणा 13। और अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो दोनों संख्याओं में आ रहा है। तो हमने देखा कि 13 26 के अभाज्य गुणनखंड में भी आ रहा है और 91 के अभाज्य गुणनखंड में भी आ रहा है, इसलिए HCF होगा 13। इसी तरह अब जब हम LCM निकालेंगे तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में से 2 को, 7 को और 13, इन तीनों को लेंगे तो ये हो जाएगा, इनको गुणा करने पर आ गया 182। अब दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91 करने पर हमको मिलेगा 2366, और HCF गुणा LCM करने पर हमको मिलेगा 13 गुणा 182, ये भी आएगा 2366। अतः दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल दी गई संख्याओं के LCM गुणा HCF के बराबर है, ये सिद्ध हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 510 और 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं, 510 2 से भाग करने पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 3 से भाग करने पर 3 आठे 24, 3 पंजे 15, और फिर इसको भाग करेंगे 5 पर, 5 एकम 5, 5 सते 35, और ये जाएगा 17 पर, 17 एकम 17। तो यहाँ गुणा 5 भी साथ आएगा। इसी तरह से जब हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो आ जाएंगे, 2 से गया, 2 चौक 8, 2 छिक 12,
फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और अब 23 बच गया। 23 किसी से नहीं जाता, 23 एकम 23, तो ये यहाँ आ जाएगा 1। तो अब 92 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम देखते हैं कि HCF आया 2, क्योंकि 2 इन दोनों में है, यहाँ 5 नहीं दिया हुआ। और अब जब हम LCM लेंगे तो इस 2 में से तो 2 को एक बार ही लिखेंगे, बाकी के बचे हुए सारे 3, 2, 17, 5 और 23 इन सब को भी यहाँ लिखेंगे और इन सब को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी 23,460 हमारा LCM। अब हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। 510 गुणा 92, ये आ गया 46,920। और HCF और LCM की गुणा देखते हैं। HCF हमारा था 2 और LCM 23,460, दोनों को गुणा करके भी आ गया 46,920। अतः HCF गुना LCM बराबर दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये भी सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप तीसरे क्वेश्चन में भी उनके LCM और HCF निकाल कर और HCF गुना LCM को दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, 12, 15 और 21। पिछले प्रश्न में आपने 2 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना सीखा। अब आपके पास 3 संख्याएं हैं, तो इस प्रश्न में भी सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अगर आप इसको हल करेंगे तो भी आपके सामने 2 छिक 12, फिर से 2 से 2 तियाँ 6 और 3 पे गया 1, तो ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से दूसरी संख्या है 15, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 पे नहीं जाता, 3 पंजे 15, 5 पे गया 1, तो 3 गुणा 5 आ गए। तीसरी संख्या 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये आ गया 3 सत्ते 21 और 7 पे गया 1, यानी 3 गुणा 7। तो अब तक हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि 3 वह संख्या है जो तीनों में आ रही है, तो इसीलिए HCF होगा 3। और अब बची हुई संख्याओं को LCM में ले लेंगे। 3 को तो लेना ही है, 3 एक बार आएगा, बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई, 2 2 बार था तो 2 बार लिखा जाएगा यहाँ, 3 एक बार, फिर 5 लिखा जाएगा और फिर ये 7 लिखा जाएगा। इन सब को गुणा करने पर आया 420। LCM आ जाएगा 420, HCF 3। हम चलते हैं अगले सवाल की तरह। सेकंड पार्ट 17, 23 और 29। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो 17 अपने सिवा किसी से भाग नहीं होता, तो 17 पहले से ही एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे। इसके बाद 23 को देखिए, 23 भी केवल अपने आप से ही भाग होता है, 23 के भी कोई गुणनखंड नहीं बनेंगे अभाज्य गुणनखंड। 23 गुणा 1, 29 के भी अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 1, 23 के 23 गुणा 1, 29 का 29 गुणा 1। अतः तीनों में जो कॉमन संख्या है वो है 1, तो HCF होगा 1। ये आ गया 1। अब तीनों में बच गया 17 गुणा 17, 23, 29, तो इन तीनों को LCM में लिख देंगे और इनकी गुणा हो जाएगी 11,339। ये आ गया HCF। ऐसे ही थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से करेंगे। 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3, 25 के 5 गुणा 5।
ध्यान से देखिए, इनमें तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक जैसी हो, अतः इनका HCF होगा 1 और LCM होगा 2 3 बारी आएगा, 3 2 बारी आएगा, 5 2 बारी आएगा और इनको गुणा करने पर मिलेगा 1800। अतः HCF 1, LCM 1800। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है और इनका LCM ज्ञात करना है। तो हमने पिछले सवालों में एक सूत्र के बारे में जाना था कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। उसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करना है, संख्याएं दी हुई हैं और उनका HCF दिया हुआ है। तो LCM गुणा HCF के स्थान पर आ जाएगा 9, संख्याओं के स्थान पर आ जाएगा 306 गुणा 657। अब 9 सामने की तरफ नीचे चला जाएगा और 306 गुणा 657 को जब हम 9 से काटेंगे तो 34 गुणा 657 आ जाएगा और इनको गुणा करने पर LCM बराबर 22,338 इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या की अंतिम संख्या 0 हो। बच्चों ज़रा सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 0 पर समाप्त होगी, जिसकी यदि कोई संख्या की अंतिम संख्या 0 है तो ये संख्या 10 या 5 या 2 से भाग होगी। जैसे कि 10 जो कि 0 पर ख़त्म होता है, अतः ये 10, 5 तथा 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 10 बराबर 2 गुणा 5 है। अब दिया गया है कि 6 की n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n है, क्योंकि यहाँ हम 6 की घात n में 6 के गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात n। अब क्योंकि 5 इस गुणनखंड में उपस्थित नहीं है तो इसे देखकर हम कह सकते हैं, यानी अगर कोई भी संख्या तभी 0 पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे। लेकिन यहाँ 2 तो आ रहा है पर 2 के साथ 3 है, 5 नहीं है। तो क्योंकि 5 इस गुणनखंड में उपस्थित नहीं है अतः 6 की n का अभाज्य गुणनखंड में 0 नहीं है। अतः n 6 की n का कोई मान 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 3 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि संख्याओं को विभाजकता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याएं। संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संख्या स्वयं तथा 1 हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, तथा वैसी संख्याएं जिनका 1 तथा संख्या स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रश्न में 2 ही संख्याएं व्यंजक के रूप में दी हुई हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा, यहाँ पर एक गलती है, यहाँ क्वेश्चन में 13 आना है। 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जमा से पहले 3 संख्याएं हैं, जमा के बाद 1 संख्या है। 7 गुणा 11 गुणा 13, इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह है, फिर जमा और 13 अलग से। अगर हम देखें तो इन दोनों में 13 कॉमन है, दोनों में से 13 को हम बाहर ले सकते हैं। ये बच जाएगा 7 गुणा 11
और यहाँ बच जाएगा 1। अब ये संख्या, क्योंकि इसमें से 13 हमने उभयनिष्ठ संख्या बाहर निकाल ली है, तो ये संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी तरह अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग का क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें भी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सबको एक ब्रैकेट में रखेंगे, +5 को एक अलग ब्रैकेट में। और ध्यान से देखिए, इन दोनों ब्रैकेट में से भी 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है जिसे बाहर निकाला जा सकता है। तो पहली ब्रैकेट में बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और दूसरी ब्रैकेट में बच गया केवल 1। तो अतः अब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ऐसे प्रश्नों में जब एक चक्कर पूरा करने में दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक चक्कर लगाने में दोनों द्वारा लगने वाले समय के एलसीएम के मान पर वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे में हम 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले निकालेंगे 18 के गुणनखंड, ये आ गए 2 × 3 × 3, और फिर निकालेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, जो कि आ जाएंगे 2 × 2 × 3, और फिर हम देखेंगे कि 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो इसके एलसीएम में आ जाएगा 2 × 3 और 2 × 2 और 3, 2 × 2 भी इन दोनों में है, तो इस ब्रैकेट में से 1 2 और दूसरी ब्रैकेट में से 3, और फिर से देखते हैं 2 में से 1 2, इन दोनों तीनों में से 2 3 में से 1 3, और ब्रैकेट के बाहर बच गए 3 और 2, तो ये मिलकर के हो गया 36 आ गया इसका एलसीएम। यानी कि रवि तथा सोनिया चलना प्रारंभ करने के 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हो गई है। अब हम प्रश्नावली 1.3 कल करेंगे, आज यहीं तक करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ आ गई होगी।